अस्सलाम वालेकुम। तो पनामा लीक्स के बाद अब हाजिर है जी पंडोरा लीक्स, जो कि बस चंद घंटों के बाद आ जाएगा और तख्त उछाले जाएंगे और बुर्ज उलट जाएंगे और एक पाकिस्तान में नई सुबह आ जाएगी और दुनिया भर के करप्ट जो हैं वो गायब हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो हैं वो लोग, निज़ाम बदल जाएगा। ठहर जाएं, जज्बात में नहीं इतनी जल्दी आते। पनामा पेपर्स, पनामा लीक्स हुई थी ना, तो क्या उसमें नवाज शरीफ के अलावा कोई और नाम नहीं था? हुआ ये कि पनामा लीक्स आई और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट मालिक है, उन्होंने उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लिया। उसका फ़ायदा उनको हुआ। पॉलिटिकल एडवांटेज ये हुआ कि फिर वहाँ से यानी नवाज शरीफ को निशाना बना दिया गया। और एक साहब जिनकी गवाही मैं बहुत ही मोतबर जानता हूँ, एक ऐसा शख्स जो नवाज शरीफ का साल हर साल से न सिर्फ ये कि साथी है बल्कि मुस्लिम लीग के वो नज़रियाती लोगों में से है। नज़रियाती क्योंकि वो पहले थे मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से पहले, और वो नज़रियाती आज तक हैं। और उसका नतीजा ये है कि वो जितने अरसे वफाकी वज़ीर रहे, उन्होंने मिनिस्टर्स एनक्लेव में बंगला लेने से इनकार कर दिया कि मैं एक अकेला आदमी हूँ, मिनिस्टर्स एनक्लेव में बंगला मैं क्यों लूँगा, मैं पंजाब हाउस के कमरे में ही ठीक हूँ। ये वो आदमी है जो साल साल से यानी अहम तरीन ओहदे, मतलब कुछ भी नहीं है इसके सामने, उसके ज़ाती ताल्लुक़ उतना ज़्यादा है, लेकिन वो 5 मरले का मकान नहीं बना सका। वो आज भी किराए के घर में रहता है। उस शख्स ने मुझे बताया था कि ये पनामा लीक्स जब शुरू हुई हैं तो राहील शरीफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वहाँ से पैगाम ये आया था कि जब ये शोर उठ रहा था कि आप एक्सटेंशन की तरफ तवज्जो करें और इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो ये पनामा वगैरह हम गारंटी लेते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहाँ से ज़ाहिर है कि राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई और उसके बाद फिर बाकी हिस्ट्री है। ये जो अभी हाल ही में आसिम बाजवा साहब का एक स्कैंडल सामने आया है। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो तो अब सर्टिफाइड, आप यूँ समझ लें, एब्सकॉन्डर हैं या जो कुछ मामलात उनके हैं। क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका? आसिम बाजवा साहब का क्या हो गया? सो हौसला रखें। ये जो पंडोरा लीक्स आ रही है, हमारी तारीख़ हमें ये बताती है, ये समझाती है, वो ये है कि इसमें भी अब भी इसकी पॉलिटिकल मैनूवरिंग होगी, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट देखेगी वो लोग, इमरान खान जिनको बदलने पे राज़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार। अब उस्मान बुज़दार का अगर तस्वुर कर लीजिए, कोई एक रिश्तेदार दूर का या अपना भी यहाँ से निकल आया, तो अब उस्मान बुज़दार को इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि हटाओ। या वो तमाम वज़ीर जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ज़ाहिर है शर्मिंदगी का बायस हैं, बोझ बने हुए हैं, बकरे उनको बनाया जाएगा। ये सारा बोझ तलछट उतारी जाएगी। बाकी जो एक्चुअल लोग होंगे वहाँ, देखिए पाकिस्तान का जो इंतज़ामी अदालती निज़ाम है उसमें इतनी सख्त नहीं है। ये नीम मुर्दा निज़ाम है। ये ताकतवर को नहीं पकड़ सकता, ये ताकतवर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी ताकतवर के नाम आ जाएंगे पंडोरा लीक्स में, तो ये क्या बेचारा बिगाड़ लेगा? लिहाजा हाँ, अगर तो ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब है लोग ही खड़े हो जाएं, तो वो तो इन पंडोरा लीग से तो लोगों का खड़े होने का तो कोई इम्कान नहीं। लोग हाँ उस वक्त खड़े हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता सैंक्शंस आ गई, ब्लैक लिस्ट में चले गए, डॉलर समझे 500 रुपये का हो गया, 400 का हो गया, और जो राह से है कारखाने ये भी बंद हो गए, बिजलियाँ बिल्कुल ही बंद हो गई। वो फिर एक अलग बात है कि लोग फिर जब बिल्कुल ही मौत को सामने देख लेंगे तो फिर बाहर निकलेंगे। फिर क्या होगा वो तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। और जाहिर है कि कोई मुहब्ब वतन ये नहीं चाहेगा, कोई इंसान भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि ऑर्डर का टूट जाना, बुरा भला जैसा भी है वो चल रहा है तो उसमें खैर है, लेकिन अगर ऑर्डर टूट जाए तो फिर तो कोई आदमी अपने घर से निकल के ना फैक्ट्री पहुंच पाएगा, ना फैक्ट्री से निकल के घर पहुंच पाएगा। फिर तो एक मतलब है, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए। लेकिन जो रियल चेंज है, या जो कहिए कि आप अगर आप सही एहतसाब या उसकी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता फिर वो आग और खून का रास्ता है। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ बड़े जज्बात में आ गए कि एहतसाब तो अब इनका होगा, दुनिया देखेगी। ज़ाहिर है कि वो आदमी जज्बात में आ ही जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा, मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। ये कोई 93-92 की बात है। एक ड्रामा सीरियल मैंने किया था, दिन उस ज़माने की बात है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे हमारे यानी आर्म्ड फोर्सेस के ही, जिन्होंने वो ड्रामा प्रमोशन के लिए, मुझे याद है, एक पूरी कास्ट को बुलाया और एक उनकी ऑनर में दावत रखी फोर्ट्रेस स्टेडियम में। तो वहाँ पे एक कर्नल साहब होते थे, उनसे दोस्ती हो गई। अच्छा, अब ये वो उम्र है, मैं कॉलेज में ज़ाहिर पढ़ता था, जब आप बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं मैन इन यूनिफॉर्म, एक बड़ा आपका, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स के लोग तो बहुत ही यानी डायनामिक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। एयरफोर्स वैसे आज तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब अब सच्ची बात यह है कि अगर हमारी इज़्ज़त किसी ने रखी है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग हैं। बड़े एनीवे, तो वो ज़ाहिर है कि वो दोस्ती हो गई, उनसे तवील अर्से चलती रही। फिर उसके बाद 97 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, 98 की बात है गालिबन, मुझे उन साहब ने कहा
कर्नल थे वो, अतीक कियानी उनका नाम था, अतीक कियानी। तो मुझे वो कहने लगे कि बेतकल्लुफ़ी थी, ज़ाहिर दोस्ती होगी, कि यार बात यह है कि अगर मेरा सिविल में तुम किसी तरह से अपने वालिद साहब से कहो या कोई बात हो जाए, तो मैं अगर सिविल में अगर ट्रांसफ़र हो जाऊं, तो मैं जिस पुलिस में अगर मैं आ जाऊं, तो मैं तो एसएसपी या डीआईजी के यानी मेरा रैंक बनता है, ये अगर मेरा काम हो जाए तो फिर इलेक्शन यानी कि तुम वहाँ से लड़ो और ये मुमकिन नहीं है कि फिर कोई जीत सके इलेक्शन, और बस ये अगर काम हो जाए तो अदले का बदला मतलब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो ज़ाहिर है मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा जी मैं तो सियासतदानों को समझ नहीं पाता कि ये इतने अमीर लोग हो गए क्यों ये यानी इस तरह फिरते हैं। बड़ा मुश्किल काम है सियासत, बहुत मुश्किल काम है, और इसका हिसाब आगे जाके देना मैं बिल्कुल भी मैं इस काबिल दूर दूर तक अपने आप को नहीं समझता कि मैं किसी का नुमाइंदा बन सकूं। खैर वो बात आई गई हो गई हंसी खेल में। आप कुदरत का सितम ज़रीफ़ी देखिए कि यही कर्नल अतीक कियानी बाद में कराची में इनकी पोस्टिंग थी जब 12 अक्टूबर हुआ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वो तैयारा साजिश केस की जो पहली रिपोर्ट लिखी, एफ़आईआर तो क्या कहेंगे, एफ़आईआर तो पुलिस वाले लिखते हैं, लेकिन बहरहाल जो पहली रिपोर्ट कराची एयरपोर्ट पे लिखी गई वो यही कर्नल अतीक कियानी के नीचे दस्तखत मौजूद है, जो 98 में मुझसे ये फरमाइश कर रहे थे। और उसके बाद इनसे मुलाकात फिर 2000 में दोबारा हुई। एक मुश्तरका क्या, मेरा ही एक दोस्त था जो मैंने इनसे मिलवाया था, तो मैं अपने उस दोस्त से मिलने के लिए गया, वहाँ ये पहले से बैठे हुए थे और 3-4 और भी दोस्त थे। तो अब उनको शायद ये गुमान गुजरा होगा कि मैं वाक़या ना याद दिला दूं कि आप तो ये कह रहे थे। तो हालांकि मेरी तो पहले हमारी दौड़े लगी हुई थी, मैं पागल था, मैं इस तरह की बात करता, लेकिन उनके चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को कहते हैं, उनको ये परेशानी थी। तो उन्होंने अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक जज्बाती तकरीर की और इतनी गालियाँ निकाली, इन्हें डरा दिया सारा उसको कि यानी मैं ये ना कह सकूं कि अभी कुछ अर्से पहले तो आप मुझे कह रहे थे मेरा सिविल में ट्रांसफ़र करवा दें और मैं ही इलेक्शन लड़ लूँ इसी नवाज शरीफ की टिकट पे। बहरहाल ख़ुद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मतलब है, और ख़ुद मतलब चलें मैं बाजवा साहब की क्या वहाँ से ज़ियाउल हक से शुरू करें ना। ज़ियाउल हक ने क्या क्या खुशामद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं की थी, बस इसी तरह की वादे वईद करा के यानी आप यूँ समझिए कि ये अपनी पोस्टिंग्स करवाते हैं। कोई भी जनरल साहब हों, वो सब चूँकि ज़ाहिर है कि वो नाम तो फ़ाइनल वज़ीर-ए-आज़म ने करना है, आइन बुरा भला जिस में भी कायम है, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि वज़ीर-ए-आज़म को फिर ये उम्मीदवार जो होते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के, ये क्या क्या यकीन दहानियाँ करवाते हैं कि बस आप फ़िक्र ना करें, वो जो भी आप यूँ समझ लें, बस इसी तरह की यकीन दहानियाँ कि कोई आपकी तरफ देख नहीं पाएगा और फ़ौज आपके साथ होगी और हमारा जमहूरियत सियासत से क्या लेना देना, और ये बड़ा माजी की बुरी रवायतें हैं जो मैं आके ख़त्म करूँगा, बातें इस तरह की होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इख्तियार और ताकत आती है फिर इंसान बदल जाता है। ये बिल्कुल वही मिसाल है बाय द वे जो किसी सिविल पे भी आप देखें कि जो CSS करने वाले ऑफिसर्स होते हैं आमतौर पे जब ये पढ़ रहे होते हैं, इनके स्कूल के और कॉलेजेस के जो दोस्त होते हैं उनके साथ इनकी वो जो एक ऐसी सच्ची खूबसूरत दोस्तियाँ जो बाद में ज़िंदगी में नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही उनमें से एक यानी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का बच्चा हो या बच्ची हो, जैसे ही वो CSS यानी क्वालिफाई करके किसी पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर वो 1 साल के बाद आप देखेंगे कि वो अपने उन दोस्तों, अपने उन रिश्तेदारों जिनके साथ वो यानी भागा दौड़ा करता था, बड़े वादे किया करता था, अब वो जान छुड़ाता है उनसे, क्योंकि उसके अंदर अब एक पोजीशन आ चुकी होती है, रुतबा आ चुका होता है। वो उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके मातहतों के सामने उसका एक बेतकल्लुफ़ दोस्त माजी का आके उसे ओए कह के बुलाए, या महमूद नाम को मोदी कह के बुला ले, या उससे अपनी बेतकल्लुफ़ी का इजहार करे, क्योंकि अब उसका तकब्बुर, अब उसकी जो एक वो उसको रोकती है, वो उसे बताती है कि नहीं तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। तो आपने देखा कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग वो सिविल सर्विसेज में चले जाएं या वो कारोबार में कामयाब हो जाएं, वो सबसे पहला डंडा सबसे पहला अपने तबके के लोगों को मारते हैं। सबसे ज़्यादा नफ़रत वो अपने लोगों यानी जो बचपन में उनके साथ, या आपने वो सुना होगा बड़ा मशहूर वाक़या कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, किसी गांव से उनका ताल्लुक़ था और उनसे ही मिलने उनके बराबर के कोई कोलीग आए, तो ड्राइंग रूम में उनके जो मेज़बान ब्यूरोक्रेट थे उनके वालिद जो हैं वो सादा लिबास में धोती कुर्ते में बैठे हुए थे। वो इतनी शर्म आई सीनियर ब्यूरोक्रेट को अपने कोलीग से तारुफ़ करवाते हुए अपने वालिद का, कि उन्होंने कहा कि ये दोस्त है मेरे गांव से मिलने आए हैं। तो उसके वालिद को बड़ा गुस्सा आया, मेज़बान ब्यूरोक्रेट के वालिद को, और उसने अपने जो मेहमान ब्यूरोक्रेट है उससे मुखातिब करके कहा कि इसे गलती हो गई है, मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, मैं इनकी माँ का दोस्त हूँ और मैं इनसे मिलने आया था। तो ये वाक़या जो है ये बिला वजह नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपको सिविल में भी मुलाजमतों में भी मिलेगा, कारोबार में भी मिलेगा। ये इंसान की फितरत है
कि वो जब उसको ताकत और इख्तियार मिलता है तो वो सबसे पहले उन लोगों को मारता है, खाता है, डंडा मारता है, जान छुड़ाता है जिन लोगों ने उसकी मदद की होती है, उसके साथ ख्वाब देखे होते हैं, उससे सच्ची मोहब्बत की होती है। ज़ाहिर है कि 100% लोग ऐसा नहीं करते, खाल खाल अच्छे लोग भी अल्लाह के मौजूद हैं, नेक लोग भी, लेकिन ज़्यादातर यही देखा है। तो यही इन ज़ाहिर है कि जो सिविल अफसरों में होता है वही फ़ौजी अफसरों में भी होता है। और ऊपर आके ज़ाहिर है कि फिर इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये जो पेंडोरा लीक्स आएगा, इसमें अब आप देख लेंगे कि जिसका मर्ज़ी नाम हो, इस्तेमाल इसका सियासी होगा, बोझ जो बन चुके हैं उनको उतार दिया जाएगा, और बाकी जो लोग होंगे वो बैठे होंगे, जो करना है आपने कर लें। बात यह है कि कौन सा चैलेंज क्या करें। यहाँ पे आप समझते हैं कि जिन लोगों के पास ताकत है और वो आप पे हुकूमत कर रहे हैं, वो किसी अखलाकी कुव्वत है उनके पास, यानी वो बड़े नेक लोग हैं, यानी इन लोगों को अपने किरदार कुशी का खौफ है, यानी ये वो लोग हैं, इन्होंने वोट लेने हैं आपसे। मतलब क्या कर लेंगे आप इनका, मैं क्या कर लूँगा? वो वोट मांग कब रहे हैं आपसे? उन्हें आपके वोट की ज़रूरत कब है? उन्हें आपकी हिमायत की या मुखालफत से फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो वैसे ही बैठे रहेंगे बस, और जो बोझ उनको उतार दिया जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बस इसी बात पे ख़त्म करते हैं वीलॉग आज का। अब देखते ही हैं कि क्या निकलता है इसमें से, और चंद दिन का रौनक, खेल तमाशा, गर्मा गर्म टॉक शोज़, गर्म गर्म गालम गलोच, एक हंगामा, और मुमकिन है कि ऐसा हंगामा और तूफ़ानी बदतमीज़ी इससे निकले, अभी से डिज़ाइन कर लिया गया हो कि एक ऐसा तूफ़ान इसमें से बदतमीज़ी का निकलेगा कि फाइनली फिर वही रेगुलेटर आएंगे जो कहेंगे काम डाउन, बहुत चलो बदतमीज़ सारे के सारे, चलो चुप, इस वक्त मुश्किल वक्त है, दुनिया हमें देख रही है, टारगेट कर रही है, सब चुप, कोई जमहूरियत नहीं, सब कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई अदलिया नहीं, कोई मीडिया नहीं, कुछ नहीं, चुप। बस दोबारा से एक और नई सालेहीन की हुकूमत। अल्लाह हाफ़िज़।